तो स्वागत है आपका एक बार पुनः एसपीएस ऑनलाइन स्टडी में। और अपन ने कल पढ़ लिया है 10वां चैप्टर लॉकस बिंदुपद और आज अपना चैप्टर है समरूपता सिमिलैरिटी। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं सर्वांगसम क्या होता है। सर्वांगसम क्या होता है? तो देखो, सर्वांगसम आकृतियां वे होती है जैसे कि मैंने कोई एक त्रिभुज लिया और एक दूसरा त्रिभुज लिया, ठीक है। अगर ये दोनों त्रिभुज एक जैसे ही हो, यानी कि इनके माप भी क्या हो, बराबर हो। जैसे ये 5 है तो ये भी 5 है और ये भी 5 है, और यहाँ पे ये 60 है, ये 60 है और ये भी कितना है, 60 डिग्री है। इस तरह से ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री देगा। यानी कि किसी भी दो त्रिभुज के अगर अपन कंपेयर करें तो उनके कोण, उनकी भुजा सभी क्या हो, एक दूसरे से परस्पर क्या हो, समान हो, तो वो त्रिभुज आपके कैसे कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। और इसका जो चिन्ह डिनोट किया जाएगा वो इस तरह से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। तो सर्वांगसम के अंदर जैसे कि ये मेरा हाथ है और इस हाथ पे मैंने ये हाथ रख लिया, तो ये दोनों हाथ मेरे क्या है, सर्वांगसम है। यानी कि किसी भी आकृति के ऊपर मैं दूसरी आकृति रख दूं तो जो नीचे जो आकृति होगी वो आपको दिखाई नहीं देती है, तो वो दोनों आकृति एक दूसरे की क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है। और समरूप जो होती है, जो सिमिलरिटी होती है, वो दिखते सेम है। समरूपता के अंदर क्या होता है, समरूप यानी एक समान रूप होता है उनका, ठीक है ना। समान रूप हो सकता है, जैसे कि ये इस तरह से दिख सकते हैं, लेकिन इनके माप अलग अलग है। जैसे ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 हो सकता है, तो ये 10 और 12 और 14 के अंदर हो सकता है, ठीक है। देखो, इसके अंदर क्या होगा, समरूपता के अंदर एक ही चीज होती है कि इनके जो कोण होंगे वो कोणों का और जो भुजा होगी, इन भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, समरूप होगा। जैसे ये 5 है, इसके अंदर 10 है, इसी तरह यहाँ 6 है, यहाँ 12 है और यहाँ 7 है और यहाँ 14 है, तो सभी में अनुपात हो रहा है 1:2। 6 के अंदर भी 1:2, 7 के अंदर भी 1:2। तो ये कंडीशन भी इसके अंदर सेटिस्फाई होनी चाहिए कि दो आकृति के अंदर, इनके अंदर जो दोनों आकृतियों के जो माप है वो माप भी क्या होने चाहिए, एक दूसरे के समान अनुपात में होने चाहिए, तभी क्या होगी, वो आकृति समरूप होगी। और समरूपता का निशान होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। ये जो निशान होगा वो रूप बताता है और ये जो निशान है वो बताता है माप को बराबर। और ये जो है इसके अंदर ये इसलिए बता रहा है क्योंकि सिर्फ इसमें रूप बराबर है लेकिन माप बराबर नहीं है। सिर्फ क्या है, माप एक समान अनुपात के अंदर है, ठीक है। तो ये सर्वांगसम और ये समरूपता की क्या है, पहचान है, ठीक है। तो देख ध्यान दे, 11.1 प्रमेय है आपकी कि यदि किसी त्रिभुज की, यदि किसी त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है और अगर इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए, जैसे मान लिया कि ABC एक ये आपका त्रिभुज है और इसको दो भुजा, एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर कोई DE भुजा है, कोई DE रेखा है को काट दो, अन्य दो भुजाओं को काटते हो, अन्य दो भुजाओं को D और E पे काटते हुए खींची जाए तो वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि इस और इसको क्या करती है, एक समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए, दिया हुआ क्या है आपके पास, दिया हुआ है कि DE समांतर क्या है, BC है, जो भुजा AB व AC को D व E पर काटती है, ठीक है। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना कि सिद्ध क्या करना है आपको कि AD बटा क्या होगा, DB इज इक्वल टू AE बटा AC। यह आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करनी है क्या, रचना। अब इस रचना के अंदर आपको क्या करना है, B को E से मिलाना है और D को C से मिलाना है, E से AD पर लंब डालना है और D से AE पर क्या डालना है, एक लंब डालना है। तो कैसे करेंगे, रचना में लिखेंगे D को, D व E को क्रमशः C व B से मिलाया तथा E व D से AD व AE पर लंब
खींचा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या खींचना है, लंब खींचना है, और यहाँ पे आपने नाम दे दिया क्या, एम और एन नाम दे दिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान दें, आपको करनी क्या है इसके बाद में, उत्पत्ति। ठीक है, अब उत्पत्ति के अंदर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 1/2 इंटू आधार इंटू क्या होगा, ऊंचाई होगा। ठीक है, अब आधार इंटू ऊंचाई ये मैंने क्यों लिया, अब देखिए सबसे पहले आपको त्रिभुज लेना है, कौन सा, आपको त्रिभुज लेना है ये वाला, कौन सा, ADE त्रिभुज लेना। आपको सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेना है, ADE। तो त्रिभुज ADE के अंदर देखिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल के अंदर देखें तो ये इसका आधार होगा, तो ये इस पे अगर मैंने लंब डाला तो ये इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। अगर ये एक त्रिभुज के अंदर ये लंब है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई होगी। पहाड़ की ऊंचाई किस तरह से होगी, इस तरह ही होगी, उसके बीच चोटी से फर्श तक होगी, है ना। तो AD और E के अंदर ये क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई होगी। तो ये क्या हो गया आपके एम क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो 1/2 इंटू AD इंटू क्या हो जाएगी आपकी ऊंचाई एम। ठीक है, और अगर देखिए अब इसमें ध्यान दें, मैं जैसे एक त्रिभुज बनाया, जैसे ये है और ये बी, मैंने इसको टेढ़ा कर दिया और ये बीच में डी है। ठीक है, और इस डी के अंदर अगर मैं ये त्रिभुज इस तरह से बनाऊं तो इस तरह से हो जाएगा। अगर मैंने इस तरह से कर दिया, ये है डी और यहाँ पे है आपका ई। ठीक है, अब इसके अंदर ये क्या है, टेढ़ा, अगर मैं इसको टेढ़ा कर दूं इस तरह से, ये ई यहाँ है। ठीक है, जैसे ई कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी, ऊंचाई हो जाएगी। उसी तरह से अगर ये टेढ़ा है, अब जैसे मान लो कोई इस तरह का त्रिभुज होगा, अगर कोई इस तरह का त्रिभुज है तो इसकी ऊंचाई भी क्या होगी, यही तो होगी, है ना। इसकी ऊंचाई क्या होगी, अगर इस तरह का कोई पहाड़ है या इस तरह की कोई जगह है तो ठीक है, अगर ये इस तरह से कोई भी चीज हो तो इसकी भी ऊंचाई क्या होगी, ये जो ना होगी, ये होगी ना, इसका पीक पॉइंट जो होगा उसके हिसाब से होगी। तो उसी तरह से इस त्रिभुज, अगला जो त्रिभुज मैं लेने वाला हूँ त्रिभुज, इसके अंदर क्या होगा, त्रिभुज जो BDE में का क्षेत्रफल के अंदर क्या होगा, 1/2 इंटू आधार क्या होगा, इसका DB होगा। ठीक है, लेकिन ऊंचाई इसकी भी क्या होगी, एम ही होगी। क्यों, क्योंकि अगर ये टेढ़ा है, अगर सपोज मान लो ये टेढ़ा त्रिभुज है तो भी इसकी ऊंचाई क्या होगी, यही होने वाली है। ठीक है ना, एम ही ई ही इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। अगर मैं इसका भाग इसमें दे देता हूं, जैसे मैंने यहाँ इसका भाग दे दिया, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू DB इंटू एमई। तो एमई से एमई कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाए तो कितना बच जाएगा, AD/DB। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से आगे देखिए, ध्यान दें, इसके बाद में क्या होगा कि इस साइड का त्रिभुज लें, ये और ये ले लिया, और क्या ले लिया, ये और ये ले लिया। अब वापस ADE का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा, पहले ये लिया, अब कौन सा हो जाएगा, DCE, त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा वही 1/2। अब की बार क्या होगा, आधार ए ही हो जाएगा, और इनटू ऊंचाई क्या हो जाएगी, DN हो जाएगी। ठीक है, और अपॉन में वापस 1/2 आधार, अब की बार यहाँ पे क्या होगा, EC हो जाएगा, और ऊंचाई वही हो जाएगी क्या, DN, जो मैंने अभी पहले समझाया। तो DN से DN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, A/EC। ये समीकरण नंबर 2, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल। ठीक है, अब अगर ध्यान दें, देखिए दो त्रिभुज लेते हैं अपन, त्रिभुज BDE व त्रिभुज CDE में। अब इस त्रिभुज के अंदर अगर देखें तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, इनका दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। क्षेत्रफल बराबर क्यों है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा CDE का क्षेत्रफल। अब ये दोनों क्षेत्रफल बराबर क्यों होंगे, क्योंकि एक ही आधार से बने हैं। क्यों है, एक ही आधार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल।
ठीक है, इसीलिए ये क्या है, दोनों बराबर है। अब देखिए ध्यान दें, ये बराबर है, तीनों त्रिभुज बराबर हो जाएंगे, तो बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, ADE त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, यहां से वापस आए अगर अपन, ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ऊपर तो हो जाएगा वापस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और नीचे वाला त्रिभुज वो BDE का क्षेत्रफल किसके बराबर है, CDE के बराबर। यहाँ पे भी CDE कर दो, CDE त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। अब देखो दोनों मान बराबर हो जाएंगे, दोनों मान बराबर हो जाएंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के अंदर इन दोनों के जो ये वाले मान है वो अगर मैं यहाँ लिख दूं तो AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा AC। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AD बटा क्या हो जाएगा DB, AE बटा क्या हो जाएगा EC। इसी तरह से आप ये भी लिख सकते हो क्या कि AB बटा AD बराबर हो सकता है AC बटा AE, और एक चीज और लिख सकते हो आप इसी तरह से कि AB बटा DB बराबर हो जाएगा AC बटा EC। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, तीनों चीजें इससे सिद्ध हो सकती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली प्रमेय है आपकी 10-11.2, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज की दो भुजाओं का समानुपात काटती है, यदि ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर ABC, इसके अंदर दो भुजाओं को कोई एक रेखा D काट रही है और इसको समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो ये रेखा इस तीसरी भुजा की क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, आपको सिद्ध करना है। तो देखिए ये क्या है, 11.1 का विलोम है, क्या है मतलब उल्टा है। पहले अपन ने ये अनुपात ज्ञात किया था, समांतर नहीं रखा था, अब समांतर नहीं दे रखा है, अनुपात दे रखा है, आपको ये सिद्ध करना है। तो देखिए दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है, AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC, ये आपको दिया हुआ है। सिद्ध करना है क्या आपको, सिद्ध आपको ये करना है कि DE समांतर किसके होनी चाहिए, BC के। और रचना अब आपको इसमें ये करनी है कि एक DF रेखा खींचनी है, DF रेखा खींचनी है, खींचनी है जो BC के समांतर है, BC के समांतर हैं। एक DF रेखा आप इस तरह से खींचें जो क्या होनी चाहिए, BC के समांतर, ये आपको मानना है। अब देखिए उत्पत्ति करें अगर अपन, तो देखिए उत्पत्ति के अंदर अपन को ये पता है और इस रचना से अपन ये निकाल सकते हैं कि AD बटा DB बराबर हो सकता है AF बराबर AF बटा FC के। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दे, इसको समीकरण 2 दे दे, और ये क्या हो सकता है 11.1 प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार रचना से अपन को प्राप्त हुई। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से AD बटा DB बराबर AB बटा DB ये बराबर, तो ये और ये भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, AF बटा FC बराबर किसके हो जाएगा, AF बटा FC किसके बराबर हो जाएगा, AE बटा EC के। ठीक है, अब इसके के अंदर क्या करना है आपको, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में अगर एक जोड़ा जाए, तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में जब एक जोड़ा जाएगा तो देखो लसा क्या आ जाएगा, FC लसा आ जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा FC प्लस AF, और इधर क्या हो जाएगा EC लसा आ जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा AE प्लस EC। ठीक है, अब FC प्लस AF क्या होगा, FC प्लस AF पूरा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा FC हो जाएगा। और उसी तरह से AE प्लस EC, AE और EC ये भी क्या हो जाएगा, पूरा AC हो जाएगा। तो अपन नीचे क्या हो जाएगा, अब ये देखो AC से AC कट जाएगा, तो आपको क्या प्राप्त होगा, FC बराबर EC प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और जब ये FC और EC ये दोनों बराबर है, FC और EC दोनों बराबर है, तो ये F पॉइंट भी किसके ऊपर आ रहा है, E पे आ रहा है। यानी कि इससे क्या पता करना है, इससे यानी F व E संपाती है। ठीक है, तो संपाती है तो DF अगर समांतर होगी तो DE भी क्या होगी, समांतर होगी। तो DF समांतर है BC के, तो
DEB BC के समांतर होगी। ठीक है, हेंस प्रूफ। मतलब कि ये अपन ने सिद्ध कर दिया कि FC और EC दोनों बराबर है, यानी कि दोनों से दूरी क्या है, बराबर है। तो F और E एक ही तो जगह पर हैं, तभी तो क्या हुआ, FC और EC बराबर हुए, है ना। यानी ये 5 है EC, तो FC भी कितना है, 5 ही तो है। तो दोनों बिंदु कहाँ है, एक ही जगह पर है, संपाती है। इसीलिए क्या होगा, अगर DF समांतर है तो DEB क्या होगी, BC के समांतर होगी। तो ये आपका सिद्ध हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।